10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन के सारे कंसेप्ट देख लिए थे। देखते हैं आज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डेप्रिसिएशन पे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज पेज नंबर 30, असाइनमेंट का पेज नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया जाए। बोलो भाई। The following are the assets owned by X as on 1st April 2014. Building A 10, Building B 10, Building C 5%, Building D 10। यानी बिल्डिंग में देखो तो एक बिल्डिंग ऐसी है जो 5% की, बाकी सब 10% की। तो बिल्डिंग पे 2 ब्लॉक बनेंगे, पक्की बात। मशीन A 15, मशीन B 15, मशीन C 30, मशीन D 15। कार कहाँ जाती है? कार किस हेड में जाएगी? क्या ये बिल्डिंग है? नहीं। क्या ये फर्नीचर है? नहीं। क्या ये इंटेंजिबल एसेट है? नहीं। क्या ये शिप है? ना। ये क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। तो कार भी 15% के ब्लॉक में चली जाएगी। 2 ब्लॉक बनेंगे कार में, एक 15% का और एक 30% का। बोलो, 4 ब्लॉक हो गए। फर्नीचर एंड फिक्सचर दोनों 10% के हैं, बात खत्म। बोलो ना। नीचे लिखा हुआ है क्लासिफाई द एसेट इनटू डिफरेंट ब्लॉक ऑफ एसेट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो जाएगा बिल्डिंग। बिल्डिंग में आपका ब्लॉक नंबर 1, बिल्डिंग ए कितने की है? ब्लॉक 1 कितने परसेंटेज का बनेगा? 10% का। बिल्डिंग ए 2,40,000। बिल्डिंग बी 3,60,000। बिल्डिंग डी 5,20,000। बोलो ना, कितनी बिल्डिंग हो गई? 11,20,000। ब्लॉक 2 कितने के परसेंटेज से? 5% से। समझ में आ रहा है? बिल्डिंग सी कितने की? 1,20,000। दैट्स इट। ये बिल्डिंग्स के ब्लॉक बन गए। अब हम किसके ब्लॉक्स बनाएंगे? फर्नीचर के। मैंने बताया था ये गलती ना कर देना। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। ब्लॉक 1 या ब्लॉक 3 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉक 1 10% के हिसाब से। फर्नीचर दोनों को ऐड कर लें, कितना? 5,40,000। बोलो ना, पक्का? फर्नीचर के बाद आ जाएंगे प्लांट एंड मशीनरी। ब्लॉक 1 कितने के रेट से? 15%। कौन कौन सी मशीनें हैं इसमें? मशीन ए कितने का है? मशीन ए 40,000 और मशीन बी 1,00,000। हाँ। मशीन सी नहीं, मशीन डी 80,000। और कार भी है 2,00,000। सब इसी में ही आ गया। अच्छी बात रही ना? चलो टोटल कर सकते हो। 4,40 और ब्लॉक 2 बनेगा इसका लास्ट, कितने के रेट से? 30। कौन सी मशीन है? क्या सी मतलब देखो कितना है? 1,60,000।
दैट्स इट, दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने तुम लोग को बोला था ना ब्लॉक बनाना बड़ा आसान होता है। अब देखो हम लोग ने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, हो गया। थोड़ी स्पीड लाएंगे तो अच्छी बात है। हटा दें। क्वेश्चन नंबर 2, देखा जाए। X owns the following assets as on 1st April 2014। अच्छा, बिल्डिंग A 10%, बिल्डिंग B 10%, बिल्डिंग C 5%, बिल्डिंग D 10%, अच्छी बात है। मशीन P 15%, मशीन Q 15%, मशीन R 30% एंड मशीन कार X 15%। इस तरह की चीज़ें तो हम लोग देख चुके हैं अभी। द फॉलोइंग एसेट्स आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कार खरीदा है 15%, मशीन खरीदा है S15, टी खरीदा है 30%, पेटेंट खरीदा है 25, नो हाउ खरीदा है 25। द फॉलोइंग एसेट्स हैव बीन सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बिल्डिंग बी एंड मशीन पी। कैलकुलेट WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पजेस। क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, कैलकुलेट WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पजेस। लिखते हो ना WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पजेस। इन दिस क्वेश्चन इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। एक सेट दे, बोलो भाई, स्टार्ट करें, बोलो। कैलकुलेशन ऑफ WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पजेस। सबसे पहला ब्लॉक किसका बनेगा? बिल्डिंग, बोलो। ब्लॉक 1 कितने के रेट से? 10% के रेट से। बिल्डिंग ए कितना है? 70,000। बिल्डिंग बी 1,10,000 and building D 60,000। अच्छा, बोलो, इस पे किसी को कोई दिक्कत है? इसको टोटल लिख सकते हैं ओपनिंग WDV, लिख सकते हैं कि नहीं? कितना? 240 प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कौन कौन सी एसेट एक्वायर कर रहे हैं हम लोग? क्या कोई बिल्डिंग है जो 10% के हिसाब से परचेस की गई है? नहीं, नील हो गया।
माइनस करेंगे एसेट सोल्ड, यानी कि मनी पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड, डिस्कार्डेड, डैमेज, डिस्ट्रॉयड, डिमोलिश एक्सेट्रा। कोई है बिल्डिंग बी, क्या इसमें शामिल है? हाँ, तो माइनस मनी पेबल कितने रुपए का है? 1,20,000। तो ये आ जाएगा WDV फॉर, अब क्लियर हुआ? और यहीं पर क्वेश्चन खत्म हम लोग का, मतलब बिल्डिंग से रिलेटेड। कितना आ गया? ब्लॉक 1 के बाद हम लोग ब्लॉक 2 की बात करेंगे। देखें 5% की एक और बिल्डिंग है, बोलो। ब्लॉक 2 एज एट द रेट ऑफ 5%। बिल्डिंग कौन सी है? क्या सी? फिर 2,20,000। क्या कोई बिल्डिंग खरीदी है? ना। प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द, माइनस मनी पेबल नील। क्या आ जाएगा ये? WDV फॉर डेप्रिसिएशन। ये हो गया बिल्डिंग। दोनों हेड्स हम लोगों ने बिल्डिंग के देख लिए। जरा बात करते हैं बिल्डिंग के बाद कौन सा हेड आता है, बोलो ना। फर्नीचर की मशीन, फर्नीचर। देखिए दूसरा ब्लॉक हमारा यहां पर स्टार्ट होगा किस कैटेगरी का? फर्नीचर का। फर्नीचर में कुछ है क्या? ना, पूरे क्वेश्चन में फर्नीचर नाम की कोई चीज नहीं है। फर्नीचर के बाद किस पर आते हैं? बोलो। प्लांट एंड मशीनरी। कार आओगे या प्लांट एंड मशीनरी आओगे? ब्लॉक 1 बनेगा इसमें कितने के रेट से? 15% एंड 30%, दो दिख रहे हैं तो 15%। हाँ बताओ, ओपनिंग WDV क्या क्या आ जाएगा? मशीन P कितने का? 30,000। हाँ, मशीन Q 40,000। मशीन R ना, कार X कितने की? 1,50,000। बस नहीं, इतनी थी हमारे पास ओपनिंग। प्लस करेंगे इसमें, चलो टोटल बताओ। 2 3 20 प्लस करेंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द, बताओ 15% की क्या कोई मैंने कार खरीदी है? हाँ, कार Y कितने की? 2,50,000। अच्छा, और 15% की क्या कोई मशीनरी भी खरीदी है? हाँ, मशीन S 20,000। बाकी तो हमें नहीं लगता कोई मशीन खरीदी है। क्या कोई मशीन बेची भी है? मनी पेबल, वो भी वो ऐसी मशीन जो ऊपर शामिल हो। बताओ PQXYS में कोई बेचा भी है क्या? हाँ, P को बेच दिया। कितने में? तो माइनस कर दो 10,000। टोटल मिलाकर कितना आ रहा है? क्या 220 होगा? अच्छा ये, चलिए बधाई हो। 470 480, हाँ या ना? WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पजेस। इसके अलावा भी कोई आएगा क्या ब्लॉक मशीन में? हाँ, पहला ब्लॉक बना 15% का, दूसरा ब्लॉक बनेगा 30%। अच्छा, मशीन में 15%, मशीन R है ना? ओपनिंग WDV मशीन R कितने की है? 70,000। बस
प्लस और भी है क्या कुछ? नहीं नहीं, और नहीं ना ओपनिंग में। खरीद रहा है क्या 30% की कोई मशीन? हाँ। एक्चुअल कॉस्ट मशीन टी कितने की? 60,000 की। माइनस मनी पेबल, क्या आर और टी में कुछ बेच रहा है क्या? नहीं, तो मनी पेबल हो जाएगा निल। तो WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पज कितना? 1,30,000। इनको नोट करें तो लास्ट एक और बच्चा ब्लॉक, ये नोट करेंगे केवल बिल्डिंग, थोड़ा जल्दी करेंगे, इसको हम मिटाने जा रहे हैं बिल्डिंग को। हटा रहे हैं, ये केवल हटा रहे हैं। देखें इधर, नोट करते रहेंगे बाद में। हमने बिल्डिंग देख लिया, मशीन देख लिया, सब ऊपर वाला खत्म, ओपनिंग WDV, कार देख लिया, मशीन, ओहो, फिर खरीदा पेटेंट नो हाउ। शुरू में तो कुछ था ही नहीं, और पेटेंट एंड नो हाउ दोनों इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। क्या होती हैं? शिप्स तो है नहीं, फिर बनाएंगे हेडिंग किसकी? इंटेंजिबल एसेट्स की। क्या ओपनिंग WDV कुछ था? नील। क्या कोई एक्चुअल कॉस्ट एक्वायर्ड है? 2 एसेट्स हैं, पेटेंट एंड नो हाउ, 80,000 एंड 60,000। अच्छा, मनी पेबल तो सब बेच दिया, कुछ भी नहीं बेचा है भाई, नील। तो WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पजेस, क्या नो हाउ? दिया तो है 60,000, हो तो गया। अच्छा, पूछ रहा है नो हाउ होता क्या है? ये जो तुम मुझसे पूछ रहे हो ना, ये नो हाउ है। ये कैसे बनता है? मैं इस कंपनी के मालिक से मिला कि पेन बनाने का हमको तरीका बताओ। उसने कहा ऐसे कैसे बता दें, 5 करोड़ दो तो बता दें। मैंने उसको 5 करोड़ दिया, उसने मुझे बताया। अब मेरे दिमाग में देखो ऐसे कैसेट आ गई, नहीं जैसे तुम लोग के दिमाग में एसेट जा रही है, हम बता रहे हैं तुम लोग के दिमाग में जा रही है, वो एसेट है, और उसके बदले हम क्या चार्ज कर रहे हैं? फीस। तो अगर कहीं टेक्निकल लैंग्वेज में बात की जाए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, तो इसको हम कहते हैं नो हाउ। समझे मेरी बात? किसी चीज को करने का तरीका जानना, नो हाउ, कैसे किया जाए वो जानना। नो का मतलब जानना, हाउ का मतलब कैसे। हाउ हाउ करना, जल्दी करो। हो गया? क्वेश्चन आसान है ना?
आप लोग अपना स्पीडोमीटर बढ़ाएं। नहीं नहीं, कर लें, जितना बचा खोचा है वो तो लिख लें, बाकी फिल इन द ब्लैंक्स करते रहेंगे। लोग कहते हैं हम हस्ती मिटा देंगे। क्या मिटा देंगे? कभी हस्ती मिटाए हो? नहीं मिटाए हो? नहीं, देखो हम मिटा रहे हैं हस्ती मिटा दिया। हटाए? पता नहीं क्यों बोलते हैं सब। हम लोग कहते हैं नहीं मिटाए तो लिख लो, फिर मिटा दो। चल, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। R borrowed a sum of rupees 20 lakhs on 1st April 2012 as at the rate of 12% per annum to construct the building for the purpose of his business। अच्छा, अंडरलाइन कर लें बिजनेस। 20 लाख रुपए का लोन लिया है। कब लिया है? 1 अप्रैल 2012, और लोन का रेट है 12%। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कंप्लीटेड ऑन, कब कंप्लीट हुआ है? 30th June 2014, एंड पुट टू यूज इमीडिएटली इन द बिजनेस। लोन स्टिल आउटस्टैंडिंग एंड कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितना आया? 20 लाख, 50 लाख। कैलकुलेट द एक्चुअल कॉस्ट। याद आया कुछ? याद आया कुछ? क्या याद आया? कि अगर हम कोई इंटरेस्ट पे करते हैं किसी प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने में, और वो कंस्ट्रक्शन या बिजनेस कमेंसमेंट के पहले का है, तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर देते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 8, चल्लापल्ली शुगर मिल्स वाला केस उसी में ही था, तो ये उसी का रूल है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। हिंट दे देते हैं सबसे पहले कि सर जी हिंट दे दीजिए ताकि कभी रिवीजन करने में दिक्कत ना आए। तो हिंट है तुम लोग का एक्सप्लेनेशन 8 टू सेक्शन 43(1). बिल्डिंग कॉस्ट टू कंस्ट्रक्ट कितना है? 50 lakhs प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन अप टू 30 जून 2014। देखे इधर, 20 लाख का 12% के हिसाब से 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2013 1 साल, 31 मार्च 2013 से 31 मार्च 2014 2 साल, अप्रैल मई जून 24 महीना और 3 महीना 27 महीने का। कितने महीने का बोलो ना? कितने महीने का? 27 महीने का। कैसे निकालोगे? ये हो जाएगा 1 महीने का, तो 27 महीने का कितना? ये हो गया 1 महीने का, तो 27 महीने का कितना? बोलो भाई। 55 लाख। दिस इज योर आंसर। नोट करें तुरंत।
क्वेश्चन नंबर 4 देखें। देखा जाए। एम लिमिटेड ओन्स द फॉलोइंग एसेट्स ऑन 1 अप्रैल 2014। बिल्डिंग ए बी सी डी ई 10 10 10 5 5, मशीन ए बी सी डी ई 15 15 30 30 30, यानी अभी भी दोनों में दो दो ब्लॉक बने। फर्नीचर ए एंड बी दोनों में एक बना, यानी 5 ब्लॉक तो दिख रहे हैं ऊपर। द फॉलोइंग एसेट्स आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बिल्डिंग एफ 10, बिल्डिंग एफ, मशीनरी एफ 15, मशीन जी 15, मशीन एच 15, अच्छी बात है। मशीन आई 30%, पेटेंट और टेक्निकल नो हाउ, नए एसेट्स हैं। द फॉलोइंग एसेट्स आर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। मशीन सी, मशीन डी, मशीन सी, बिल्डिंग डी एंड मशीन ई। तो कंफ्यूज ना होना जैसे हम कंफ्यूज हो रहे हैं बोलने में। चलें, ब्लॉक सबसे पहले किसका बनेगा, और हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन द डेप्रिसिएशन। पहला बनवाया कि ब्लॉक कैसे कैलकुलेट होता है वो देखिए, दूसरा बनवाया कैसे क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी निकलती है डेप्रिसिएशन के पर्पज से। अब हमें ऐसे बनवा रहा है कि डेप्रिसिएशन निकाल कर देखो, देखो एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले बिल्डिंग। एक काम करते हैं, क्यों ना बिल्डिंग के लिए 2 ब्लॉक्स है ना, हम दोनों को एक साथ बना दें। बोलो, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2। इसका रेट रहेगा 10% और इसका 5%। नहीं, और हम इसकी हेडिंग क्या दे देंगे, किसका ये ब्लॉक बन रहा है, बिल्डिंग का। पक्का? हाँ, साथ साथ नोट करना, कोई दिक्कत नहीं, मजा आता है फिर। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, बिल्डिंग ए कितने की है, 10,20,000। बिल्डिंग बी 5,40,000। बिल्डिंग सी 635। बिल्डिंग डी 2,60,000। बोलो, बिल्डिंग ई 3,10,000। क्यों भाई, ये तरीका है। बाकी मशीन है और फर्नीचर है, छोड़ दो। बिल्डिंग एफ को एक्वायर किया तो ये ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी हो गई, 21। हाँ बाबू, प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तुम लोग कंप्लीट सेंटेंस लिखोगे, हम आधा लिख रहे हैं, जगह कम है। तुम लोग के छोटे पेज में जगह ज़्यादा मिलती है। हाँ, सुनो इधर, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बिल्डिंग एफ 10% के हिसाब से कितने रुपए की है, 5,40,000। अच्छा, डेट भी तो दी हुई है, सबसे बड़ी बात है डेट को भी ध्यान रखना है। सुनो इधर, एक्चुअल कॉस्ट मोर देन 180 डेज। बिल्डिंग कौन सी है, एफ। हाँ, आ जाएगी कितने रुपए की, 5,40,000, 10% वाले में। अच्छा, बिल्डिंग एफ के बाद कोई बिल्डिंग नहीं है, खत्म हो गया। माइनस मनी पेबल, कोई है क्या बिल्डिंग, बिल्डिंग डी शामिल है, कितने रुपए की है डी, इसमें आएगी। हाँ या ना, नहीं समझे मेरी बात। डी जिसमें उसे इसमें से थोड़ी माइनस करोगे। 4 लाख। WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस, माइनस डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग WDV। बोलो, 35। हाँ, बहुत बढ़िया। अब डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। सुनो इधर, 180 दिन से अधिक है, साल भर का लगेगा, यानी इस पर भी साल भर का, इस पर भी साल भर का। 27,35,000 का 10% के हिसाब से 2,73,000
बताओ कितना आ जाएगा? 27, 26, 65, 24 लाख 61,500। इस पे 170 का 5%, 8,500। बोलो 161। ये हो गया बिल्डिंग का हिसाब किताब। अब किसका हिसाब किताब देखेंगे हम लोग बिल्डिंग के बाद? फर्नीचर की बात करते हैं। फर्नीचर में एक ही ब्लॉक होगा, 10%। बोलो ब्लॉक 1 एज एट द रेट ऑफ ओपनिंग WDV, फर्नीचर A एंड फर्नीचर B 1,10,000 और 80,000। हाँ हाँ वही लिखिए, 1,18,000 प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट एसेट, फर्नीचर 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 खरीदा है क्या? नहीं, नील। माइनस मनी पेबल में नहीं है। हाँ क्या होता है? नहीं बोलो ना। हाँ राय थोड़ी मांग रहे हैं तुमसे। WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पजेस। बात सही है, कितना फर्क है नहीं बोलना और हाँ बोलना। हाँ का मतलब क्या होता है? हाँ माने कुछ नहीं। हाँ, यही तो पढ़ाया गया था, क ख ग घ अंग, अंग माने कुछ नहीं, अण माने जब कुछ नहीं तो पढ़ाए। जब भी हम कहे कुछ किए हो, कहोगे इया। इया माने कुछ नहीं। आगे से ही मत बोलना कुछ नहीं, बोलना इया किए हैं। चलो डेप्रिसिएशन की बात कर, बात नहीं। 10% के हिसाब से साल भर का 12,000 तो 1,06,200 क्लोजिंग WDV। यहाँ तक नोट करें तो हम हटाने जा रहे हैं फिर। समझ में आ रहा है? बिल्डिंग का हटा सकते हैं? देखें इधर,
बिल्डिंग और फर्नीचर के बाद नंबर आएगा प्लांट एंड मशीनरी। कितने ब्लॉक बनेंगे जरा देखें, 15 का और 30 का, बस ना? हाँ ठीक, 2 ब्लॉक बनेंगे इसमें। ब्लॉक 1 कितने के रेट से, और ब्लॉक 2 कितने के रेट से? 30%। ओपनिंग WDV, मशीन A 60,000 15% वाले में, मशीन B 182 15% वाले में, मशीन C 30% वाले में 165, मशीन D 4,000 30% वाले में, मशीन E 50,000 30% वाले में। बोलो, मशीन E के बाद कुछ नहीं है, या हाँ टोटल बता सकते हो 242, 219 प्लस कर दें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब इसको 2 पार्ट में बांटना, मोर देन 180 डेज, लेस देन 180 डेज, ठीक है ना? हाँ, कौन कौन सी एसेट्स हैं? मशीन F 15 मई को कितने रुपए का है, इसमें आ जाएगा। मशीन G 15% में 16 जुलाई को कितने रुपए का? 4,000 का, 180 दिन से ज्यादा है। मशीन H 21/9 को, ये भी आ जाएगा, ज्यादा है, 62,000। मशीन I 21/9 को इधर आ जाएगा, कितना रुपया है? 16,000, ये भी 180 डेज 82 डेज 180 डेज से ज़्यादा है। पेटेंट और टेक्निकल नो हाउ छोड़ दो क्योंकि वो इंटेंजिबल एसेट है। माइनस मनी पेबल, हाँ मशीन का C केवल बेचा है और E बेचा है। C शामिल है हम लोग की इसमें, कितने रुपए की? 1,10,000 की, तो जहां शामिल है वहीं से तो लेस भी करोगे। और मशीन E ये भी इसी में ही शामिल है, देखो ना कितना बड़ा धोखा है हम लोग के साथ, 80,000। ये आ जाएगा WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस। सोलह 18 78 3 4,20,000, इसका 45। देखो C और E बेच दिया गया, जबकि मेरे पास अभी भी D है और I है, तो ब्लॉक बचा हुआ है। माइनस डेप्रिसिएशन, चूंकि सारी एसेट्स 180 डेज से ज़्यादा है तो पूरे पर लगेगा 4,20,000 का 15% के हिसाब से 63,000, और इसका 30% के हिसाब से 45,000 का 13,500। ये आ गया हम लोग का कौन सा? क्लोजिंग WDV। तीन 3,57,000, और ये आ जाएगा हम लोगों ने बिल्डिंग को देख लिया, मशीन को देख लिया, फर्नीचर को भी देख लिया। बिल्डिंग, मशीन, पेटेंट और नो हाउ बचा हुआ है, पेटेंट एंड नो हाउ। इनटेंजिबल एसेट्स कितने के रेट से है? ब्लॉक 1, इस पर तो सोचना ही नहीं, नहीं भी दिया रहता तो हम लोग को मालूम है एक ही रेट लगता है।
ओपनिंग WDV कुछ भी नहीं है, नील था, प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट, 2 एसेट खरीदी गई हैं, पेटेंट एंड नो हाउ, कितने कितने का, 40,000 और 60,000, और दोनों शायद 180 दिन से अधिक हैं, ठीक है ना। बेचा तो कुछ नहीं है, मनी पेबल, हाँ, WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पजेस, कितना, माइनस डेप्रिसिएशन 180 डेज से ज़्यादा है तो 25,000, क्लोजिंग WDV, दिस इज योर आंसर। चले, हटा सकते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। WDV of 4 machines at the beginning of the previous year 14-15 forming part of block of assets carrying 15% of depreciation was rupees 5 lakh। ओपनिंग WDV दिया है, 4 मशीनें हैं 15% के रेट से, हाँ या ना, लिखा है ये नीचे वाली एसेट्स खरीदे हैं PQRS, पुट टू यूज की डेट अलग है, परचेस की डेट अलग दी हुई है। 4 machines of this block sold for rupees 4 lakh, कौन सी एसेट बेचा है, अदर देन दोज विच वे एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180, यानी वही एसेट बेचा है जो 180 दिन से ज़्यादा यूज हुई है। क्लियर है, हिंट दे दिया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, देखिए इधर, ओपनिंग WDV कितने की, 5 लाख, बोलो, प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कौन कौन सी एसेट्स हैं,
PQRS। पुट टू यूज से देखना, इधर देखो पहले 50,000, 1 लाख, 2 लाख एंड 1,50,000। एक काम करते हैं, $50,000, 1 लाख, 2 लाख एंड 1,50,000। पुट टू यूज है 14 जनवरी 2015, यानी 3 महीना ही तो यूज किया, 2.5 महीना। हाँ या ना? 180 दिन से ज्यादा है कम है? यही तो होगा। पुट टू यूज इज लेसर देन 180 डेज। दूसरा 15 मई, पुट टू यूज इज ग्रेटर देन 180 डेज, आर लेस देन 180 डेज और लेस देन 180 डेज। हाँ बोले 2, 3, 4, 1, 5 लाख। टोटल एसेट्स कितने की हो गई? 10 लाख। मनी पेबल, चार एसेट्स बेची है 4 लाख में। कौन सी बेची ये नहीं मालूम, ये मालूम है वही एसेट्स बेची है जो 180 दिन से ज्यादा यूज हुई है। अदर देन दोज विच वेर एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज लेस देन 180, यानी इनको छोड़ करके, PRS को छोड़ करके बाकी कोई भी एसेट बेची गई होगी, ऊपर में से या इन तीनों में से। कोई दिक्कत है? चलो, WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पजेस, $6 लाख। इस 6 लाख में 5 लाख की सारी एसेट्स मौजूद हैं, या ये कह सकते हो लेस देन 180 डेज वाली सारी एसेट्स मौजूद हैं। डेप्रिसिएशन ऑन 6 लाख, न्यू एंड ओल्ड। बोलो, न्यू में लेस देन 180 डेज, ग्रेटर देन 180 डेज, अलग कर लो। ये वाली कितनी है? 2, 3, 4, बोलो 4 लाख। और 180 दिन से अधिक पुट टू यूज 1 लाख। 4, 5, 6 में से 5 चला गया, कितना बचेगा? 1 लाख। बोलो ना। लेस देन वाले पर डेप्रिसिएशन का रेट लगेगा 15% का 50%, बोलो। और इसमें सीधे सीधे 15% और इसमें सीधे सीधे 15%। 30,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000, टोटल मिलाकर 60,000 लेस डेप्रिसिएशन। नोट कर लें तुरंत। समझ में आया?
चलें बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप लोग। WDV of the block having two machines namely X and Y as on 1st April 2014। दो एसेट्स हैं, 1 अप्रैल 2014 को 6 लाख है, दो मशीनें हैं X एंड Y। मशीन Z को परचेज किया है 5 नवंबर 2014 को 3 लाख में और उसी दिन पुट टू यूज है, और मशीन Z को ही सेल कर दिया। सोचो ना, आश्चर्य कितना बड़ा है। अभी तक हम लोगों ने ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं देखा कि जिस मशीन को ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर खरीदो और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही सेल कर दो। अब तक हम लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं देखा। जो मैंने 14 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे बेसिक बेसिक बेसिक, उसमें भी मैंने ये पॉइंट नहीं लाया था, नहीं लाए थे ना। और मैंने एक बार बीच में बोल करके फिर मैंने कहा था छोड़ो ये बाद में बताएंगे, फिर हटा दिया था उस टॉपिक को। चलो, मशीन Z इज सोल्ड कब बेचा है? 28 मार्च 2015, वो भी 4 लाख में बेचा। डेप्रिसिएशन बताना है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ओपनिंग WDV 6 लाख प्लस actual cost of asset acquired during the previous year 3 लाख, money payable Z 4 लाख। WDV for depreciation purposes। सोचने में बहुत छोटी चीज है, लेकिन अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करो तो एक नई चीज निकल करके सामने आएगी, एक नया कंक्लूजन। डेप्रिसिएशन ऑन 5 लाख, न्यू बोलो, न्यू कितनी? अब देखो 0 हो गया। यानी सोचो ना, 3 में खरीदी 4 में बेच दी, और इसने पुराने वालों का भी कंपनसेट कर लिया कुछ हिस्सा, तो न्यू पर तो अब डेप्रिसिएशन लगना ही नहीं है। बचा कितना? 5 लाख पुराना पुराना। 5 लाख का क्या रेट है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कुछ नहीं दिया, 15% ले लें, बोलो ना, 75,000। दिस इज योर आंसर, नोट करें। बाकी पॉइंट नंबर 2, 3 आप लोग खुद करेंगे, वो सब जो मेन था ये पॉइंट था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए।
द WDV ऑफ अ ब्लॉक ऑफ एसेट 8 लाख। 1 अप्रैल को दिया हुआ है, ब्लॉक ऑफ एसेट की वैल्यू है ओपनिंग 8 लाख। इसी साल हमने एक और एसेट इसमें परचेस कर ली 3 लाख की, और सारी की सारी एसेट्स को बेच दिया कितने में? 12 लाख में। हमें नहीं लगता कोई दिक्कत आने वाली। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, इधर देखो, ओपनिंग WDV 8 लाख प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 3 लाख माइनस मनी पेबल। कौन सी एसेट बेची है? सारी एसेट्स बेच दी, लिखा हुआ है ऑल एसेट्स सोल्ड। तो WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पजेस कितना? नील। हाँ, जब ब्लॉक ऑफ एसेट सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है। बोलो ना, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कैसे? सेल कंसीडरेशन, कितने में बेचा है सारी एसेट्स? 12 लाख। और उन 12 लाख को जो बेचा है उनकी कॉस्ट क्या थी? कॉस्ट ऑफ एसेट्स मींस ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट। बोलो ना, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 11 लाख। तो 11 लाख की चीज कितने में बेची? तो 1 लाख रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। नोट करो, ये है सेक्शन 50। हिंट मैं दे दे रहा हूं, सेक्शन 50। नहीं समझ में आ रहा? बोलो भाई। चले क्वेश्चन नंबर 8। Would your answer change if the sale consideration is 9 लाख? अरे 11 लाख की एसेट्स को अगर आप 9 लाख में बेचेंगे तो 2 लाख रुपए का क्या हो जाएगा? लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। कर लोगे, नीचे ब्रैकेट में लिख दो 2 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। 11 लाख की एसेट्स अगर आप 9 लाख में बेचेंगे तो 2 लाख रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अराइज होगा, क्योंकि कोई भी एसेट ब्लॉक ऑफ एसेट में नहीं है, सीज टू एग्जिस्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9। WDV ऑफ द मशीन ऑफ 15% ब्लॉक 1 अप्रैल 2014 को 50% की मशीन का ब्लॉक है, कितना? 2,20,000। अच्छा, A new machine is purchased on 14th August 2014, 80,000 की। All the assets of this block including the new, सारी assets को बेच दिया है 8 फरवरी 2015 को। हाँ या ना? अगर बेचा गया है 2 लाख में तो क्या होगा? अगर बेचा गया है 3,80,000 में तो क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ओपनिंग WDV कितना? प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कितना? 80,000 माइनस
मनी पेबल, सारी एसेट्स बेच दी, ऑल, कितने में? 2 लाख में। चलो, तो WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पजेस बोलो, 3 लाख में से 2 लाख जाएगा, कितना बचेगा? जब सारी एसेट्स बेच दी जाती हैं तो कितना आंसर आता है? नील। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सेल कंसीडरेशन मान लेते हैं कितना है, वही लिया भी है हम लोगों ने, माइनस कॉस्ट ओपनिंग WDV 220 प्लस एसेट एक्वायर्ड 80,000, कितना? 2 लाख में बेचा है 3 लाख की चीज, तो फायदा हो गया, लॉस हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ब्रैकेट में लिख दो लॉस, ब्रैकेट में 1 लाख। दिस इज योर केस 1। केस 2 की बात करते हैं। 2,20,000 का हमारे पास क्या था? ओपनिंग WDV 80,000 की खरीदी थी, 380 में बेच दिया, तो बचा कितना? नील, सारी एसेट्स बिक गई। सेल कंसीडरेशन कितना है? 380, और कॉस्ट कितनी है? 2 लाख, 3 लाख, कितना आ जाएगा? ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दिस इज योर आंसर नंबर 9। अब देखो कितना आसान लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज योर होमवर्क। 11 देखें, लिख लें 10 के आगे होमवर्क। अब देखो बात आ रही है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की, तो दिमाग की घंटियां बजने लगी होंगी। पावर जनरेटिंग यूनिट्स के केस में हमारा SLM मेथड अलाउड होता है, तो उस तरह का सिस्टम हो सकता है हो यहाँ। एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी विच वॉज चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन SLM बेसिस, SLM को अंडरलाइन कर लें, यानी इंडिविजुअल एसेट बेसिस पर हमारा सिस्टम लागू होगा। एंड हुज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स वॉज 5 lakhs एंड द WDV 4,50,000। सोल्ड द सेड एसेट्स आफ्टर 2 years, 2 साल बाद उस एसेट्स को बेचा। व्हाट विल बी द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द सेल इफ सेल प्राइस इज 3,50,000। केस 1, 2, 3 दिया है, बोलो। सेल ऑफ एसेट ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट्स, हाँ या ना? तो हम लोग को अच्छी तरह मालूम है ये लोग SLM मेथड यूज कर सकते हैं और इंडिविजुअल एसेट्स का सिस्टम लगता है। तीन केसेस दिए हुए हैं। ओपनिंग WDV कितनी है? 450, बोलो ना। केस 1, केस 2, केस 3 माइनस सेल ऑफ एसेट्स
कितने में? 350। मैंने तुम लोग को बताया था जब एसेट इस तरह से बेची जाए तो हमें अलावेंसेस कितना मिलना था, डेप्रिसिएशन के नाम से बचा हुआ था 450। हमने रिकवरी कर ली कितनी? 1,00,000 का लॉस हुआ ना, इसको हम किस नाम से जानेंगे? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। %100 terminal depreciation allowed as a deduction in the same previous year. बोलो ना, in which it is sold. पक्का? ये तो बताया था। दूसरा केस कितने में बेच रहा है? 480 में। तुम लोग को अच्छी तरह मालूम है ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी एसेट्स की? 5 लाख। ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख दी है। 5 लाख पर 50,000 आज तक डेप्रिसिएशन घटा है, यानी पीएल में कितना गया होगा? 50,000। ठीक है ना? फायदा हो गया है कितना? कितना? 30,000। इसको हम नाम देते हैं बैलेंसिंग चार्ज। बोलो ना। और इसके लिए रूल है 100% टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। हाँ या ना? क्लियर है? रिकवरी ऑफ डेप्रिसिएशन है। रिकवरी ऑफ 450 को मैंने बेचा है 6 लाख में, बचा कितना? 1,50,000। क्या करें सर जी अब इसका? तो इसको डबल स्टार दे देते हैं और लिखते हैं 1,50,000 में to the extent of depreciation, to the extent of recovery of depreciation। बोलो ना, या till actual cost। कितना? 5 लाख की चीज 450, रिकवरी 50 की 50 पूरी हो गई, तो ये हो जाएगा बैलेंसिंग चार्ज। याद आया? और बैलेंसिंग चार्ज के लिए रूल बता ही दिया, 100% टैक्सेबल एज पीजीबीपी। पर 1,50 में 50 इधर गया, एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर कितना मिल गया? 5 लाख के ऊपर कितना मिल गया? 1 लाख। वो 1 लाख कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बोलो, रिकवरी अबाउ द एक्चुअल कॉस्ट। रिकवरी अबाउ द एक्चुअल कॉस्ट। अब हमें नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। इसको तुम लोग डिफाइन करके लिख सकते हो ना, अलग अलग लिख। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो केस 1 अलग बनाएंगे, उसके नीचे केस 2, उसके नीचे केस 3। उसमें अपने आप आता जाएगा रीजन। क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट क्लास में चलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट क्लास में चलेगा। लिख लें, ये याद दिलाना है तुम लोग को। 13 तक, 12 13 आप लोग नेक्स्ट क्लास में हमको याद दिलाएंगे।
समझ में आया? हम लोगों ने देखा था सेक्शन 28 में, रिकैप कर लें, थोड़ा जल्दी करेंगे। सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन बताया था। एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सेकंड बताया था इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश रेजिस्टेंस एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक। थर्ड बताया था की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। फोर्थ बताया था द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और अमेनिटी यानी परक्विजिट्स अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइजिंग ऑफ प्रोफेशन। पॉइंट नंबर 5 बताया था any compensation due to or received by any person from any other person for not carrying out any business activity in India, for not sharing any know-how, patent, copyright, franchisee, formula, fees or such type of commercial rights. Any salary, bonus, commission, interest or other remuneration, whatever the name is, receipt or receivable by a partner from its partnership firm is very much chargeable to tax under the head PGBP. Next बताया था any compensation due to or received by any person, number 1, on account of termination or modification in terms of a contract relating to any Indian company or other company जिसमें foreign company आ गई, termination or modification in terms of any Indian firm or Indian agency, foreign concerns नहीं आएंगी। लास्ट बताया था वेस्टिंग ऑफ द मैनेजमेंट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, हाँ या ना। और लास्ट में एक पॉइंट छोड़वा दिया था सेक्शन 35AD, बता तो दिया ही था कि अगर किसी 35AD में जिस एसेट्स की डिडक्शन ऑलरेडी मिल चुकी है, अगर हम उसको सेल करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रक्ट करते हैं, डिमोलिश करते हैं, तो उससे जो भी अमाउंट रिकवर होगा वो हमारा टैक्सेबल होगा अंडर द हेड PGBP। मैंने कहा था लास्ट में हम इसको डिफाइन करेंगे जब सेक्शन 35AD पढ़ाया जाएगा तब। सेक्शन 28 के बाद सेक्शन 29 हाउ टू कंप्यूट PGBP 30 से लेकर 43D तक के प्रोविजंस को ध्यान में रख करके आप कैलकुलेट करेंगे। सेक्शन 30 ने बोला अगर कोई बिल्डिंग हमारे बिजनेस में यूज़ होती है और उस पर रेवेन्यू नेचर के ये 4 खर्चे किए जाते हैं, रेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, हाँ या ना, तो वो सेक्शन 30 में अलाउड होंगे। सेक्शन 31 कहता है अगर कोई फर्नीचर, फिक्सर या प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस में यूज़ होती है, उस पर अगर आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस का खर्चा कर रहे हैं तो सेक्शन 31 में अलाउड होगा। लेकिन रेंट एंड टैक्सेस 31 में अलाउड नहीं होंगे, वो सेक्शन 37 में अलाउड होगा जो रेजिडिवरी सेक्शन है। सेक्शन 37 कहता है कि अगर कोई खर्चा सेक्शन 30 से 36 में अलाउड नहीं हुआ, बिजनेस पर किया गया, रेवेन्यू नेचर का था, पर्सनल नहीं था, कैपिटल नेचर का नहीं था, प्रीवियस ईयर में किया गया, तो हमारा सेक्शन 37 उसको अलाउड कर देगा। सेक्शन 33AB देखा था टी, कॉफ़ी एंड रबर डेवलपमेंट, कि अगर कोई एसएससी टी, कॉफ़ी या रबर डेवलपमेंट के बिजनेस में, रबर के बिजनेस में इन्वॉल्व है इंडिया में, तो उसको इस सेक्शन में डिडक्शन मिलेगी अगर वो अपने प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज एक रिजर्व में, जो कि नाबार्ड यानी SBI नाबार्ड द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, टी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, उस अमाउंट को अपने एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है, तो उसको डिडक्शन मिलेगी। कितनी मिलेगी? 40% ऑफ द प्रॉफिट और एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड विच एवर इज लेस। कब तक जमा करना है? विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम विच एवर इज अर्लियर। पैसा जिस साल हम निकालेंगे बिजनेस में यूज़ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, उसी साल ही यूज़ करना होगा, हाँ या ना। उसको हम कैरी फॉरवर्ड अगले साल नहीं कर सकते, अपने हाथ में नहीं रख सकते। कब मजबूरी हैं? ये 5 मजबूरियाँ जब पैसा अपने आप विड्रॉ हो जाता है। डेथ ऑफ एन एसएससी, टैक्स नहीं लगेगा। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, टैक्स लग जाएगा। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, टैक्स लग जाएगा। लेकिन पार्टीशन ऑफ एचयूएफ के केस में टैक्स नहीं लगेगा, लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी के केस में टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है? कहा गया कौन कौन सी एसेट्स खरीद सकते हैं इस पैसे से। ऐसी एसेट नहीं खरीद सकते जिसका 100% डेप्रिसिएशन एक ही साल में मिल जाता हो। कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीदेंगे जो 11 शेड्यूल मेंशन्ड है। कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीदेंगे जो गेस्ट हाउस या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ होती है। कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीदेंगे जो ऑफिस में यूज़ होती हो, कंप्यूटर को छोड़कर। 8 साल के अंदर तक हम एसेट को ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हमने ट्रांसफ़र कर दिया गवर्नमेंट को एसेट को तो अलाउड है। अगर हमने हमारी कंसर्न को टेक ओवर कर लिया किसी कंपनी ने तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 33ABA साइट रेस्टोरेशन फंड, अगर कोई कंसर्न जिसने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से परमिशन या एग्रीमेंट कर रखा है, वो इंडिया में प्रोस्पेक्शन का काम करे, एक्सट्रैक्शन का काम करे या प्रोडक्शन का काम करे,
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैसेस का, और अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज रिजर्व में ट्रांसफर कर दे डेवलपमेंट के पर्पज से, तो उसको इस सेक्शन में डिडक्शन मिलेगी। कितनी डिडक्शन मिलेगी? 20% ऑफ द प्रॉफिट और एक्चुअल अमाउंट। कब तक जमा करना है? सेम प्रीवियस ईयर में, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया है। बाकी वो सारी कंडीशन रहेंगी जो सेक्शन 33AB में हम लोगों ने देखी। क्लियर है? सेक्शन 32 बताया था, इन रेस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड टू ओनर और फ्रैक्शनल ओनर ऑफ द एसेट by using the WDV method on block of assets at the rates prescribed under this act. Clear? Block of asset की definition बताई थी section 2 subsection 11 में. Block of asset means a group of asset which falls under the same category and on which the same rate of depreciation is applicable. याद आया? एसेट अगर 180 दिन से कम यूज हुई हो, 179 तक एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज 179 डेज तक है, तो 50% ऑफ द नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन अगर 180 डेज और मोर है तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। याद आया सब? ब्लॉक ऑफ एसेट के लिए जो फॉर्मूला बनाया गया डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर माइनस मनी पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड, डिस्कार्डेड, डैमेज, डिस्ट्रॉयड, डिमोलिश एक्सेट्रा। ठीक, WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पजेस, डेप्रिसिएशन आ गया, क्लोजिंग WDV आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? डेप्रिसिएशन को इनकम टैक्स में हम लोग एज एन अलाउंसेस लेकर के चलते हैं। डेप्रिसिएशन के कारण हमारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये जीरो हो सकता है। और जितना प्रॉफिट से हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर पाते हैं उसको हम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट सेक्शन 32(2) में बताया गया है कि जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक किसी भी हेड से उसको चार्ज कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं सैलरी हेड से छोड़ करके। दैट्स इट, यही बताया था। एक्चुअल कॉस्ट में कुछ एक्सप्लेनेशंस दी गई थी और डेफिनेशन दी गई थी सेक्शन 43(1) में। एक्चुअल कॉस्ट को डिफाइन किया गया था, एक्चुअल कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसएससी शैल बी रिड्यूस्ड बाय दैट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट व्हिच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेड बाय एनी अदर पर्सन और अथॉरिटी। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 बताया गया था, इफ एनी एसेट वाज अर्लियर यूज्ड इन द साइंटिफिक रिसर्च नाउ ब्रिंग्स इन द पर्पस फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन बिजनेस और प्रोफेशन, देन द एक्चुअल कॉस्ट वुड बी द कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसएससी माइनस डिडक्शन ऑलरेडी अवेल्ड अंडर सेक्शन 35। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 बताया गया था, अगर कोई एसेट गिफ्ट विल में मिलती है तो उसकी हम लोग एक्चुअल कॉस्ट लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट टू द एसएससी ना एक्चुअल कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर माइनस डेप्रिसिएशन ऑलरेडी अवेल्ड बाय हिम इन टोटालिटी, जो भी उसकी WDV है यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। थर्ड बताया था, अगर कोई एसेट ट्रांसफर की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग द हायर डेप्रिसिएशन क्लेम और इवेजन ऑफ टैक्स, देन इन दैट केस जितना भी असेसिंग ऑफिसर उचित समझेगा उतना एक्चुअल कॉस्ट मान लिया जाएगा। 4 बताया था, एसेट ट्रांसफर करके री एक्वायर कर लेना, तो जितने में री एक्वायर किया या ओरिजिनल ट्रांसफर करते समय जितना उसका WDV था, जो दोनों में से कम हो। 4A बताया था, अगर कोई एसेट ट्रांसफर की और लीज बैक कर ली तो जो सामने वाला एसेट का ओनर है जिसने लीज पर हमको वापस दी है उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट मेरी WDV ही मानी जाएगी। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 बताया था कि अगर कोई हाउस हमारे रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा था लेकिन अब अपने बिजनेस में यूज़ करना चाहते हैं तो उस पर ये मानते हुए कि शुरू से वो हाउस हमारे बिजनेस पर्पस में रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा था, 5% वाला डेप्रिसिएशन मानते हुए डेप्रिसिएशन डिडक्ट करते नोशनल डेप्रिसिएशन घटाते आज की WDV तक पहुंचेंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी वही हमारा एक्चुअल कॉस्ट माना जाएगा ब्लॉक में शामिल करने के लिए। एक्सप्लेनेशन नंबर 6 बताया गया था, अगर होल्डिंग अपनी सब्सिडरी अपनी होल्डिंग को कोई एसेट ट्रांसफर करती है बशर्ते सब्सिडरी कंपनी 100% सब्सिडरी कंपनी है। नंबर 2, ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी है, तो इस केस में जो ट्रांसफरर की WDV होगी वही ट्रांसफरी की एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी। एक्सप्लेनेशन नंबर 7 बताया था, अगर कोई एमलगमेटेड कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफर करती है तो एमलगमेटिंग कंपनी का WDV एमलगमेटेड कंपनी के लिए एक्चुअल कॉस्ट बनेगा बशर्ते कि ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी हो। एक्सप्लेनेशन नंबर 7 में बताया गया था, अगर डिमर्ज टू रिजल्टिंग कंपनी तो एक्चुअल कॉस्ट वही मानी जाएगी WDV हो डिमर्ज कंपनी की बशर्ते कि ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी हो। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सप्लेनेशन नंबर 8 बताया था, अगर अप टू द डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन और कमेंसमेंट बिजनेस का कमेंसमेंट तक जितना भी इंटरेस्ट आएगा वो हमारा कैपिटलाइज हो जाएगा, उस एसेट के कॉस्ट में जुड़ जाएगा। हाँ, पुट टू यूज़ के बाद का कैपिटलाइज नहीं होगा, रेवेन्यू में जाएगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन की डेट यानी कि एक्विजिशन की डेट और पुट टू यूज़ के बीच कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डेट और पुट टू यूज़ के बीच का जो भी अमाउंट है वो चल्लापल्ली शुगर मिल्स में कम केस किया गया था, मर्जी है कैपिटलाइज करना चाहते हो या रेवेन्यू में ले जाना चाहते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत। 9 बताया था, सेटलमेंट मॉडिफाइड क्रेडिट अगर अवेल कर देते हैं तो उससे हमारी एक्चुअल कॉस्ट कम हो जाती है, कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 10 बताया गया था, अगर कोई सब्सिडी या ग्रांट मिलता है गवर्नमेंट से तो उससे भी हमारी एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 11 बताया गया था, अगर कोई नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया से इंडिया में अपनी एसेट्स को ले आता है, वहाँ पर बिजनेस में यूज़ कर रहा था, वो यहाँ पर बिजनेस में यूज़ करेगा तो उस एसेट को मानते हुए कि शुरू से ये एसेट बिजनेस में यहाँ पर इंडिया में यूज़ हो रही है, कितना डेप्रिसिएशन मिल सकता था उतना अलाउ कर दो, नोशनल डेप्रिसिएशन जो आज की डेट में WDV होती है वही हमारी एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी।
एक्सप्लेनेशन नंबर 12 बताया गया था कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अगर स्टॉक एक्सचेंज का कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाता है तो भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट वही मानी जाएगी जो WDV थी कॉर्पोरेटाइजेशन के पहले। एक्सप्लेनेशन नंबर 13 बताया गया था लास्ट, बोलो क्या? सेक्शन 35 AD। टाटा बोले।